रश्मि की बॉल उड़ते हुए दूध जा गिरी। कली के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, रश्मि दीदी ये तो गलत है। आपने तो कहा था तीसरी बॉल पर आउट हो जाऊंगी और 1 घंटे से आप ही खेल रही है। वो बोली तो आउट करो ना, तभी तो आउट होगी, ऐसे थोड़ी ना आउट हो जाऊंगी। बच्चे बॉलिंग कर कर थक चुके थे, लेकिन वो आउट ही नहीं हो रही थी, और अगर होती भी तो कह देती कि नो बॉल थी। कभी एक बहाना कभी दूसरा, अभी भी कह रही थी बस आखिरी बार। सब बच्चों ने कहा, रश्मि दीदी अब ये आखिरी बॉल है, अगर इसके बाद भी आपने बैट नहीं दिया तो हम आपके साथ दोबारा नहीं खेलेंगे। तभी गली में सामान से भरा एक ट्रक आकर रुका। प्रशांत ट्रक से उतरा ताकि मजदूरों से सामान उतरवा सके। रश्मि के सामने वाला बंगला उन्होंने ही खरीदा था। उसकी माँ ने खास हिदायत दी थी कि सामान अपने सामने सावधानी से उतरवाना ताकि फर्नीचर खराब ना हो। उसी समय बॉल सीधा प्रशांत के कंधे पर आ लगा। उसे लगा कि अब बस कंधा गया। जब उसने पलटकर देखा तो बैट रश्मि के हाथ में था और वह दूसरे हाथ की उंगली दांतों में दबाए खड़ी थी। उसने गुस्से से देखा और सामान छोड़कर उसके पास आ गया। वो बोला, ए लड़की ये क्या है? वो बोली, मैंने नहीं मारा। उसने तुरंत बैट जमीन पर फेंक दिया और वहाँ से जाने ही वाली थी कि प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बैट तुम्हारे हाथ में है, बॉल तुमने ही मारा है। रश्मि बोली, गलती से लग गया, मैं तो अपने ध्यान में खेल रही थी, मुझे क्या पता था कि आप अचानक सामने आ जाएंगे। अब मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं शोर मचा दूंगी कि ये लड़का मुझे छड़ रहा है, रश्मि ने बिना डरे हुए कहा था। ये सुनकर प्रशांत ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, फिर बोला, देख लूंगा मैं तुम्हें। वो बोली, हाँ हाँ मैं भी देख लूंगी, डरती नहीं हो किसी से। ये कहकर वो अपने घर चली गई। सामने वाले घर में ही प्रशांत का परिवार शिफ्ट हुआ था। जैसे ही रश्मि घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी माँ ने जब उसका दुपट्टा कमर से बंधा हुआ देखा तो बोली, कहाँ से आ रही हो तुम? वो बोली, मम्मी कुछ भी नहीं, बस बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। उसकी माँ ने कहा, तुम कब सुधरोगे? अब छोटी बच्ची नहीं हो कि गली मोहल्ले में खेलती फिरो, अब हम सोसाइटी में आ गई है, कुछ तो सीखो। वो बोली, मैं कौन सा खेल खेल रही थी? वो तो बच्चों ने कहा कि रश्मि दीदी आप भी आइए, आप भी खेल कर दिखाइए, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो उन्हें खेल कर दिखा ही देती हूँ। उसने लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर रखे सेबों में से एक सेब उठाया और खाने लगी। उसकी माँ बोली, थोड़ा घर पर ध्यान दो, इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। वो बोली, मम्मी मुझसे ना एक काम नहीं होते। मम्मी बोली, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, सारे लड़कों वाले कामों की तुम्हें आदत पड़ गई है। असल में रश्मि अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और वह उसके नखरे भी बहुत उठाते थे, इसलिए उसे घर के कामों के बजाय गली में बच्चों के साथ खेलने की आदत थी। अपने भाइयों के साथ भी वो ऐसे ही खेलती रहती थी, कभी फुटबॉल, कभी बैडमिंटन तो कभी बैट बॉल। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी नौकरी दुबई में थी, इसलिए अपनी पत्नी को भी वह दुबई ले गया था। दोनों छोटे भाई यहीं पर अपना कारोबार संभाल रहे थे। जब रश्मि की माँ उसे कहती कि घर के काम सीखो तो दोनों भाई कहते, कोई जरूरत नहीं है हमारी बहन को एक काम करने की। उसकी माँ कहती, जब ससुराल जाएगी तो साथ में नौकरानी भी भेज देना। तो भाई कहते, हम हमारी बहन किसी की नौकरानी थोड़ी बनने जाएगी, हम देखते हैं कि हमारी बहन से काम कौन करवाता है, मुंह तोड़ देंगे उसका। अपने भाइयों की ऐसी बातें सुनकर रश्मि को लगता था कि उसके भाई सब संभालेंगे, इसलिए उसका रसोई की तरफ कोई ध्यान नहीं था, ना ही घर के किसी काम की तरफ, बल्कि अपना कमरा तक वो नहीं संभालती थी। जो चीज जहाँ बिखरी होती वही पड़ी रही थी, उसे कोई परवाह नहीं होती थी। वो अब 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी माँ तो कई बार अपना सिर पकड़कर बैठ जाती थी। उसे अपने बाल खुद बनाने की आदत नहीं थी, या तो बड़ा भाई उसके बाल बनाता या फिर उसकी माँ, बाल काफी लंबे थे उसके। वह कहती कि मुझसे नहीं संभाले जाते,
उसका भाई कहता, इधर आओ, मैं तुम्हारे बालों की चोटी बना देता हूँ, और फिर बना देता था। प्रशांत घर में सबसे बड़ा था। 2 भाई छोटे थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। उसे गुस्सा बहुत तेज आता था। अगर खाने में जरा सा भी नमक या मिर्च कम या ज्यादा हो जाता तो खाना वही छोड़ देता था। 8 दिनों में उसने पूरा घर अपने मुताबिक सेट करवा लिया था। हर चीज अपने मुताबिक परफेक्ट करके उसने दोबारा अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। एक बार जब वो वापस आया तो देखा कि वही लड़की बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही है। तभी गेंद सीधी प्रशांत के कमरे की खिड़की पर जाकर लगी, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी घर के पास रोकी और कमरे का टूटा हुआ शीशा देखा तो उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। वो गाड़ी से नीचे उतरा। रश्मि तो पहले ही परेशान थी कि ये क्या हो गया। पहली बार उससे ऐसी गलती हुई थी, और ऊपर से ये उसी आदमी के घर का शीशा था जिससे कुछ दिन पहले उसकी लड़ाई हुई थी। प्रशांत उसके पास आया और बोला, ये क्या किया है तुमने? तुमने मेरा नुकसान करने का ठेका ले रखा है। पहले मेरे कंधे को विकेट समझकर तोड़ने की कोशिश की, और जब तुम्हारा दिल नहीं भरा तो मेरे कमरे का शीशा तोड़ दिया। इसके पैसे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रश्मि बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं क्यों। मेरे हाथ तो हमेशा आपका ही नुकसान हो जाता है। लेकिन इस बार प्रशांत ने कोई लिहाज नहीं किया। उसकी कलाई पकड़ी और उसे उसके घर के पास ले गया। डोरबेल बजते ही चौकीदार ने दरवाजा खोला। प्रशांत ने गुस्से में कहा, बुलाओ इसके घर वालों को, आज मैं इस लड़की का दिमाग ठीक कर दूंगा। चौकीदार अंदर गया। असहयोग से रश्मि का भाई भी घर पर ही था। चौकीदार ने बताया, मैडम, बाहर रश्मि बिटिया का हाथ एक लड़के ने पकड़ा हुआ है और वह बहुत गुस्से में है। इससे पहले कि रश्मि की माँ मेन गेट तक पहुँचती, उसका भाई दौड़कर वहाँ आ गया। उसने अपनी बहन का हाथ एक नौजवान के हाथ में देखा और रश्मि की आंखों में आंसू देखकर वो भड़क उठा। उसने कहा, ए लड़के, मेरी बहन का हाथ छोड़ो। प्रशांत ने जवाब दिया, इसका हाथ आप पकड़ ले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन मुझसे बची रहे। इसने मेरे कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ दिया है। अगर आगे भी इसने मेरा कोई नुकसान किया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रश्मि के भाई ने जब सुना कि गलती रश्मि की है तो जेब से पैसे निकाल कर दे दिए और कहा, ये लीजिए, अपना नुकसान पूरा कर लीजिए। पैसे लेकर प्रशांत चला गया। इन्हीं दिनों प्रशांत की माँ अपने बेटे के लिए लड़की देख रही थी। पहली बार उन्होंने रश्मि को पार्क में देखा था। वो अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। प्रशांत की माँ उसके पास बैठ गई और रश्मि की माँ से उनकी अच्छी खासी बातें हो गई। दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई। लेकिन जितनी दोस्ती दोनों मानों में थी, उतना ही प्रशांत रश्मि से चिढ़ता था। फिर भी कावेरी जी को रश्मि अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी। जब उन्होंने प्रशांत से कहा, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आई है, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, तो प्रशांत ने कहा, माँ, आप जानती है ना, मुझे समझदार लड़कियाँ पसंद है। अगर वह वैसी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रशांत ने ये पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि वह लड़की कौन है। जब कावेरी जी नीता जी के घर गई तब रश्मि तमीज से बैठती बोलती थी। असल में सब कुछ तो नीता जी संभालती थी, लेकिन कहती रश्मि ने मेरी मदद की है। हालांकि रश्मि को तो चाय बनाना भी नहीं आता था। जब कावेरी जी ने रश्मि के रिश्ते की बात की तो नीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छे घराने से बेटी के लिए रिश्ता आ गया था, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। जब उन्होंने इस बारे में रश्मि के पिता से बात की तो उन्हें भी प्रशांत में कोई कमी नजर नहीं आई। दूसरी तरफ प्रशांत को बिल्कुल पता नहीं था कि उसका रिश्ता किस आफत की पुड़िया से तय हो रहा है। उसने पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसकी मंगनी रश्मि से होने वाली है। उधर रश्मि का रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रही थी कि वह मर जाएगी, लेकिन इतनी कम उम्रों में शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। लेकिन उसकी माँ को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा।
उन्हें डर था कि अगर बाद में लोगों को रश्मि की आदतों का पता चल गया तो शायद ये रिश्ता टूट जाए। इसलिए उन्होंने डांट कर कहा, चुपचाप मंगनी की अंगूठी पहन लो, शादी अभी नहीं होगी। कावेरी जी को शादी की जल्दी थी। वह चाहती थी कि उनकी बड़ी बहू जल्दी घर आकर सब संभाल ले। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि रश्मि को तो कुछ भी काम नहीं आता। आनन फानन में सब इंतजाम हो गया। पहली बार प्रशांत और रश्मि ने एक दूसरे को मंगनी के हॉल में देखा। प्रशांत जितना हैरान था उतना कम था और रश्मि भी चौंक गई। रश्मि के तो वही आंसू निकल आए। उसे लगा कि ये गुस्सिल आदमी तो उसे सांस लेने की भी परमिशन नहीं देगा। प्रशांत ने अपनी माँ से कहा, आपने इस लड़की को मेरे लिए पसंद किया है, इसमें आपको कौन सी खूबी नजर आई? कावेरी जी बोली, बहुत अच्छी लड़की है। प्रशांत को अपनी माँ की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अंगूठी पहना चुका था। रश्मि ने मुंह फेर लिया और चुप हो गई। सब लोग खाने में व्यस्त हो गए। तभी प्रशांत ने रश्मि के कान में धीरे से कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, समझी? अगर किसी ने मेरी चीजों को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए मेरे घर आने से पहले अपने हाथों का इलाज करवा लेना, वरना मैं तुम्हारे हाथ। उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन रश्मि ने उसका मतलब समझ लिया। वो बहुत डर गई। मंगनी के बाद तय हो गया कि शादी 2 महीने बाद होगी। घर पहुंचते ही रश्मि ने माँ से कह दिया कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया और रोज किचन में ले जाकर कुछ सिखाने लगी। हालांकि रश्मि की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी प्याज जला देती तो कभी आटा गंदने की बजाय उसका घोल बना देती। ये देखकर नीता तो सिर पकड़कर बैठ जाती। आखिरकार रश्मि ने साफ कह दिया, मुझे नहीं सीखना तो नहीं सीखना। इसी बीच शादी भी सिर पर आ पहुंची। उसकी कई सहेलियां उसके घर आ गई। मस्ती शोर के बाद सब लड़कियां बैठ गई, जिनमें उसकी शादीशुदा कजिन भी शामिल थी। गपशप के बीच उसकी कजिन ने रश्मि से पूछा, तुम्हें पता है शादी क्या होती है? रश्मि ने हंसते हुए कहा, हाँ, यही जो हो रहा है। कजिन ने हंसकर कहा, नहीं, असली शादी की रात कुछ और होती है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पति ने रात को एक खास तरह का दूध पिया था। बस फिर पूरी रात मुझे सोने ही नहीं दिया। दूसरी कजिन बोली, सही कह रही हो, पति को शादी की रात दूध पीने ही नहीं देना चाहिए, वरना औरत की शामत आ जाती है। रश्मि ने हैरानी से पूछा, ऐसा भी क्या होता है दूध पीकर? उनकी बातें सुनकर रश्मि बुरी तरह डर गई। शादी से एक रात पहले ही उसे इतनी घबराहट थी कि नींद नहीं आई। प्रशांत का पहले से ही सख्त रवैया देखकर उसका डर और बढ़ गया था। शादी की रात जब वो प्रशांत के कमरे में बैठी थी तो उसकी सास ने दूध का गिलास ढककर कमरे में रख दिया। दूध देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि प्रशांत के आने से पहले ही दूध कहीं फेंक दे। वह बेड से उठकर खड़ी हो गई और ग्लास हाथ में उठा ही रही थी कि प्रशांत कमरे में आ गया। उसे खड़ा देखकर वो हैरान हुआ। दरवाजा बंद करके वो रश्मि के पास आया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे तो लगा तुम बेड पर बैठी होगी, प्रशांत ने पूछा। रश्मि घबराकर बोली, ये दूध का गिलास है। प्रशांत ने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे दो। लेकिन रश्मि ने डर के मारे गिलास पीछे कर लिया। प्रशांत उसके पास आकर बोला, तुम्हें लगता है सिर्फ दूध पीकर ही मर्द औरत की जान निकालते हैं? आज मैं तुम्हें बिना दूध पिए ही सब करके दिखाऊंगा। ये कहकर उसने रश्मि को गोद में उठा लिया। वो घबरा गई। प्रशांत, आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। प्रशांत हंसते हुए बोला, गिर जाओ, वैसे भी आज की रात तो बदले की है। बहुत शौक है तुम्हें क्रिकेट खेलने का। आज मेरी बारी है, ऐसे शॉट मारूंगा कि आइंदा मेरी तरफ नजरें भी नहीं उठाओगी। वो उसे बेड पर लेटा चुका था, लेकिन जैसे ही रश्मि लेटी तुरंत उठकर दूसरी तरफ से नीचे उतर गई। मैं आपको अपने पास आने ही नहीं दूंगी। मुझे पता चल गया है कि आपने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है, प्रशांत ने कहा मजाक कर रहा था। चलो बेड पर बैठो। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि वो रश्मि से बदला लेता।
लेकिन रश्मि ने कहा, नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। प्रशांत बोला, बहुत कुछ करूंगा, जल्दी आओ मेरे पास, मुझे तंग मत करो। लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी। प्रशांत ने कहा, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, मत आओ मेरे पास, मैं भी तुम्हारी संगत के लिए मरा नहीं जा रहा, लेकिन याद रखना तुम खुद मेरे पास आओगे। रश्मि ने जवाब दिया, मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं आपके पास आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। प्रशांत ने कहा, मैं भी देखूंगा कब तक नहीं आती, कब तक जान छुड़ाती। ये कहकर वो अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम चला गया। कपड़े बदलकर वो बेड पर लेट गया। रश्मि ने राहत की सांस ली, फिर अपने कपड़े बदलकर सोफे पर जाकर लेट गई। अगले दिन भी उसने पूरा दिन अपनी सास के साथ बिताया। मुंह दिखाई में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब प्रशांत नहीं चाहता था कि आज की रात भी बेकार जाए, इसलिए वो जल्दी कमरे में आ गया। लेकिन उसने देखा कि कपड़े बदलकर रश्मि सोफे पर सोने की तैयारी कर रही थी। प्रशांत ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, कल भी तुम पास नहीं आई और आज भी कपड़े बदल लिए, किससे पूछकर किया? रश्मि बोली, ताकि आप मेरे पास न आए। प्रशांत ने कहा, देखो रश्मि, बहुत हो गया, मैं चाहूँ तो जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। रश्मि बोली, मैं शोर भी मचा सकती हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मौसम अच्छा खासा था, लेकिन इतना नहीं कि कंबल या रजाई ली जाए। प्रशांत ने कपड़े बदलकर अलमारी से कंबल निकाला और बेड पर रख दिया। रश्मि ऐसे देख रही थी, इस मौसम में कंबल कौन लेता है? उसने एसी ऑन किया और 16 डिग्री पर सेट कर दिया। आधे घंटे में कमरा इतना ठंडा हो गया कि बिना कंबल के सोना मुश्किल था। प्रशांत भी सो नहीं रहा था, वो देखना चाहता था ये लड़की कब सोफा छोड़कर बेड पर आएगी। कुछ देर तक रश्मि ठंड सहती रही, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने देखा कि प्रशांत सो चुका है, इसलिए सावधानी से बेड के कोने पर आकर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया। थोड़ी देर बाद प्रशांत ने कंबल अपने नीचे खींचा और ऐसे करवट बदल ली जैसे वो गहरी नींद में हो। कंबल फिर रश्मि के ऊपर से हट गया। वो चाहता था कि रश्मि खुद उसके करीब आए। जब उसने देखा कि कंबल फिर से हट गया है, तो वो थोड़ा और करीब होकर कंबल लेने लगी। धीरे धीरे प्रशांत अपना कंबल नीचे जमीन पर गिराने लगा और रश्मि उसके और करीब आती गई। अब वो इतनी पास थी कि प्रशांत उसे अपने बाहों में ले सकता था, और उसने ऐसा ही किया। उसने पीछे से उसे अपने बाहों में भर लिया, उसकी कमर अपने सीने और पीठ से सटा ली। उसने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और उसे और पास खींच लिया। रश्मि का तो जैसे डर से दिल बैठ गया। वो बोली, मुझे छोड़िए। प्रशांत ने कहा, तुम खुद आई हो, और मैंने कहा था कि जब खुद आओगी तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रश्मि ने कहा, पूरा कंबल आपने अपने ऊपर लिया था और ऐसी इतना तेज क्यों चलाया? वो बोला, मेरी मर्जी, कमरा मेरा है, ऐसी भी मेरा है और तुम भी मेरी हो। देखो, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे नखरे हमेशा सहता रहूंगा। वो खुद को छुड़ाने लगे। प्रशांत ने कहा, ठंड लग रही है ना? अभी तुम्हें ऐसी गर्मी दूंगा कि सारी ठंड भूल जाओगी। अब वो उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। लड़की खूबसूरत थी, और फिर उसकी बीवी भी, तो क्यों सब्र करता इससे पहले कि रश्मि विरोध में अपनी आवाज ऊंची करती। प्रशांत ने सबसे पहले उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया, फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह उस पर हावी हो गया और उसमें खो गया। कुछ देर बाद रश्मि का विरोध पूरी तरह थम गया। अब दोनों ही एक ही कंबल में पसीने से भीगे हुए थे। आधी रात साथ बिताने के बाद प्रशांत ने रश्मि को छोड़ दिया और करवट बदलकर सो गया। रश्मि जितना डर रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि प्रशांत ने उसका बहुत ख्याल रखा था। उसके दिल के सारे वहम मिट चुके थे। शादी की शुरुआती कुछ दिन रश्मि को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि सब उसका खास ख्याल रख रहे थे। जो भी खाने का मन करता दोनों देवर तुरंत लाकर दे देते। पूछते भी रहते, भाभी कुछ चाहिए तो नहीं। अभी तक कावेरी जी ने उसे रसोई में भी काम करने नहीं दिया था। नाश्ता करने के बाद
जब प्रशांत ऑफिस चला जाता तो रश्मि अपने देवरों के साथ बैठकर लूडो खेलती। छोटा देवर उससे लगभग 2 साल छोटा था, अभी मैट्रिक में पढ़ रहा था, जबकि बड़ा वाला उससे उम्र में बड़ा था, इसलिए रश्मि की ज्यादा उसकी छोटे देवर से हुई थी। रात को जब प्रशांत लौट आता तो बाकी समय रश्मि को कमरे से बाहर नहीं जाने देता था। शादी के शुरुआती दिन थे, इसलिए दोनों को एक दूसरे की संगत बहुत अच्छी लग रही थी। उनमें कोई कमी नजर नहीं आती थी। लेकिन जैसे दिन बीतने लगे, एक दिन कावेरी जी ने कहा, बेटा आज तुम्हारे हाथों से कुछ मीठा बना दो। ये सुनकर रश्मि हैरान हुई। क्या मतलब? कावेरी जी हंसने लगी और बोली, अच्छा ये बताओ तुम्हें खीर बनानी आती है? रश्मि ने हैरानी से उनकी ओर देखा और कहा, मुझे तो बस ये खाना आता है। कावेरी जी बोली, चलो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वो रश्मि को किचन में ले गई। रश्मि तभी सीख सकती थी जब उसे सीखने में दिलचस्पी होती, लेकिन उसने बस थोड़ा थोड़ा हाथ बटाया। खाना तो कावेरी जी ने ही बनाया, लेकिन वह साथ साथ उसे बताती रही कि कैसे पकता है। रश्मि ध्यान से नहीं देख रही थी। रात को जब खाने की मेज पर खाना परोसा गया तो कावेरी जी ने कहा, आज मेरी बहू ने मेरी मदद की है। प्रशांत ने पहला निवाला लेते ही कहा, आपकी बहू के हाथ का स्वाद बिल्कुल आप जैसा है। कावेरी जी बोली, अभी तो इसे कुछ आता नहीं, मैं तो बस अपने साथ खड़ा करके बता रही थी, कल से ये खुद बनाएगी, फिर बताना स्वाद कैसा है। खाना खाने के बाद प्रशांत रश्मि को बाहर आइसक्रीम खिलाने ले गया। रश्मि बहुत खुश थी, लेकिन अगले ही दिन से उसकी जिम्मेदारियां शुरू हो गई। प्रशांत ने कहा, देखो मुझे नौकरानी के हाथ का बना खाना पसंद नहीं, मेरे कपड़े तुम ही प्रेस किया करो, और ये कमरा इतना खराब क्यों रहता है? रात को जब मैं आता हूँ तभी बिखरा हुआ होता है, इसे तुरंत साफ सुथरा कर दिया करो। मुझे ये फैला हुआ सामान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रश्मि ने पहले कुछ नहीं कहा, जैसे तैसे चादर बिछा दी और सामान एक तरफ कर दिया, लेकिन सही तरह से संभालती नहीं थी। बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती। किचन में भी उसने सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम किया था। सारी सब्जियां तो कावेरी जी ने ही काट दी थी, वो बस उन्हें डालकर पकाती गई। रश्मि को लगा बस इतना ही काम होता है, बाकी समय वह अपने छोटे देवर के साथ बैडमिंटन खेलती, या फिर दोनों देवरों के साथ कभी लूडो कभी कैरम खेलती। अब कावेरी जी को रश्मि की आदत बुरी लगने लगी थी, क्योंकि वो घर के किसी काम में ध्यान नहीं दे रही थी। धीरे धीरे कावेरी जी का मूड खराब होने लगा। जब प्रशांत ऑफिस से लौटता तो कमरा बिखरा मिलता और रश्मि अपने देवर के साथ फुटबॉल खेल रही होती। वह तंग आ चुका था, प्यार से भी समझा चुका था कि अब घर की तरफ ध्यान दो और बचपना छोड़ दो। कुछ दिन तक